कौन होंगे 90 के छोटे सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 90 निकायों में उम्मीदवारों की किस्मत 31 जनवरी तक के लिए ईवीएम में पैंत हो गई है। इनमें से अजमेर नगर निगम के अलावा 9 नगर परिषद हैं और 81 नगर पालिकाएं हैं। इन 90 निकायों में से फिलहाल यानी अभी जो बोर्ड वहाँ है उसमें मोटा मोटा 60 पर भाजपा का और 25 पर कांग्रेस का कब्जा है। 5 में निर्दलीय काबिज हैं। पिछले चरण में 50 निकायों में चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी और निर्दलीयों की मदद से अपनी बढ़त को बहुत बड़ा कर लिया था। भाजपा बुरी तरह पिछड़ गई थी, तो भाजपा के लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाले हैं। इधर चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है, छोटी नहीं है। आम आदमी पर संगठन की पकड़ साबित करनी है। इसके साथ साथ कांग्रेस को यह भी चिंता करनी है कि इन परिणामों को सरकार के 2 साल के कामकाज से जोड़कर देखा जाएगा। कई विधायकों और मंत्रियों की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है और आज इस पर बहस हो गई इन सवालों के जरिए कि निकाय के नतीजे क्या सरकार के कामकाज पर मुहर माने जाएंगे और पिछले 2 चरणों में निकायों के जो नतीजे रहे हैं वो क्या दोहरा पाएगी कांग्रेस इस चरण में। खबरें कहती हैं कि दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी मतभेद हैं। इन अंदरूनी मतभेदों के बीच हो रहे ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मित्तल साहब हैं, एसपी मित्तल साहब, संपादक हैं, ब्लॉगर हैं। मुकेश पारिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस विचारक डॉक्टर वरुण पुरोहित भी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। 2 बड़ी खबरें और हैं आज प्रदेश की, देश की, जिसमें एक दिल्ली में किसान आंदोलन अपने उत्तरार्ध में पहुंच गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरा, पपला गुर्जर को लेकर जो 1.5 साल से सरकार तोहमत झेल रही थी कि पपला फरार है, पकड़ा नहीं जा सका है, उसको आज पकड़ लिया गया है, लाया जाएगा उसको। उन खबरों पर भी हो सकता है बातचीत करेंगे हम। पहले मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप अभी सरकार में नहीं हैं और तब जो चुनाव हुए हैं उसमें 6 नगर निगमों में, जो कि 6 हो गए थे, पहले 3 थे लेकिन उनको बाइफरकेट किया गया, 6 हो गए थे, उसमें भी आपने लूज़ किया। उसके बाद 50 जो निकाय थे उनमें से 34 पे आपका कब्जा था, उसमें भी आपने लूज़ किया और अब 90 का मामला है सामने। क्या लगता है आपको इस बार तस्वीर बदलेगी? देखिए शर्मा जी, हमने अगर पहले वाला भी चुनाव देखा जाए तो हमने लूज नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस की सरकार ने अपने हिसाब से डिलिमिटेशन किया, बढ़ाए, निगम की सीट्स बढ़ाई, पार्षदों की संख्या बढ़ाई और उसका जो आधार इन्होंने किया, उसका आधार सांप्रदायिकता के आधार पर उन्होंने बंटवारा किया। अगर हम जयपुर की भी बात करें तो आप ग्रेटर और हेरिटेज को अगर जोड़ देते हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या दोनों को मिला के अधिक है। यानी जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने हेरिटेज में भी बहुमत नहीं खोया है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से अपना ये गठन किया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई सरकार अपने दुरुपयोग करते हुए सरकारी मशीनरी का इस प्रकार से माहौल पैदा करे और सांप्रदायिकता के आधार पर कुछ निगम अपने बना ले। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पुनः वही रहती और आज भी जो प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कांग्रेस सरकार के बिल्कुल भी पक्ष में जयपुर तक काम कर सकता है, आंकड़ों के साथ निगमों तक काम कर सकता है। नहीं, अगर आप 50 में से 34 में थे, आप 34 के 4 रह गए, ये चिंता नहीं होती आपको? देखिए, कांग्रेस ने भी गेन नहीं किया है। निर्दलियों के आधार पर और अपने जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी के आधार पर उन्होंने गठन किया है। चिंता की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पंचायतों में और इसमें जिस प्रकार से देखेंगे पंचायत समितियों में, तो कि जो प्रदर्शन रहा है, बेहतर प्रदर्शन। तो कांग्रेस हम पर आरोप लगाती थी कि गांव में हमारी पार्टी का जनाधार नहीं है, तो वहां पर हमारा इस कांग्रेस की सरकार होते हुए जिस प्रकार का बहुमत मिला है, जिस प्रकार से हमारा वहां जनाधार बढ़ा है, तो निकायों में भी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि इन्होंने जिस प्रकार से इनको बंटवारा किया है, जिस प्रकार से निगमों को बांटा है, जिस प्रकार से निकायों को बांटा है। और अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी इन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पोलिंग हुई है और जनता ने वोट डालने में उत्साह दिखाया है,
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकांश बोर्ड बनेंगे। अजमेर का तो हम नगर निगम बनाने जा ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जिस प्रकार से पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था, मेरा ये मानना है कि हम उससे भी ज्यादा बहुमत से हमारे नगर परिषद, नगर पालिका और अजमेर नगर निगम में हम हमारी जो है बोर्ड हम बनने जा रहे हैं। तो एक बात बताइए मुकेश जी, जब भी बहस होती है तब तर्क आपकी तरफ से यही आता है कि परिसीमन गलत तरीके से किया गया, इस तरीके से किया गया कि अल्पसंख्यक वोट बना दिए गए, वो वोट चूंकि आपको मिलते नहीं है इसलिए आप वहाँ लूज कर गए। तो अगले चुनाव में क्या होगा? 2020 में जो हुआ है 2025 में वही होगा। देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से निगम इन्होंने दो किए हैं जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में, इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी। इससे जो है सरकार के ऊपर आर्थिक भार तो आया ही आया है, साथ में इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पर इस पर विचार किया जाएगा कि इसका वापस किस प्रकार से जयपुर में एक ही निगम होना चाहिए या कोटा में एक ही होना चाहिए, जोधपुर में, ये जो भी सरकार तय करेगी। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए और इस प्रकार का एक सरकार तो आपकी आनी है। आर तिवारी साहब जुड़ गए मेरे साथ यहाँ कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए। तिवारी जी, भाजपा ये कह रही है कि ना तो जो 3 नगर निगमों के, जो बाद में 6 हो गए, 6 नगर निगमों के चुनाव में आपने कोई जीत हासिल की, केवल आंकड़ेबाजी थी और परिसीमन के जरिए उसको जीत में बदला गया। ना ही 50 में से दरअसल आप 14 पे जीते थे और आपने अपनी संख्या को बढ़ाया निर्दलियों के सहारे, चूंकि आप सरकार में थे। और वो कह रहे हैं कि यही 90 में होने वाला है। आप देरी से जुड़े हैं तो उन्होंने जो कहा वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूँ। जी साहब, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। 3 बड़े शहरों के 6 नगर निगम चुनाव में जो इनकी पराजय हुई, जो ये कहते थे कि राजस्थान के बड़े नगर बीजेपी के गढ़ हैं, उन गढ़ की हालत हुई कि कोटा में तो ये दोनों नगर निगम में हार गए और राजस्थान की राजधानी में निकाय के चुनाव में, निगम के चुनाव में हमने हेरिटेज पे जीत हासिल करी, हमारा मेयर बनाया। जोधपुर में हमने हमारा मेयर बनाया, 6 में से 4 में कांग्रेस जीती। आज ये कह रहे हमारी सरकार आएगी तो हम बदल देंगे। ये पोपा भाई का राज है क्या? देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत ने नगर निकाय में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, उनको राजनीतिक रूप से नेता बनने का मौका दिया है। उसमें बुरा क्या है? जनता को छोटे वार्ड में अपने सफाई के, अपने निर्माण के कामों को सहूलियत से हो, इसलिए हमने बड़े नगर निगम को छोटे नगर निगम में बदला। अब चूंकि ये हार गए और पिछले 50 चुनाव में हमने 36 में विजय प्राप्त की और आज जो नगर निगम के चुनाव है 90 जगह पर एक नगर निगम है और नगर परिषद है, वहां पर भी हमारी कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। इनको मालूम है 90 नगर निकाय में इनके 60 थे इनके बहुमत वाले। हम अब की बार 90 में से अधिकांश जगहों पर कांग्रेस जीतेगी, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में। और नहीं जीतेंगे वहां भी बोर्ड बना लेंगे आप, जैसे 14 के 36 किया आपने 50। अरे बाड़ेबंदी तो यही करते हैं साहब। अब एक बात बताइए, शुरुआत करी देश में बाड़ेबंदी का, तो कांग्रेस भी अगर बहुमत के आधार पर, अगर लोकप्रियता के आधार पर अगर जनता के काम हो और निर्दलीय उम्मीदवार अगर कांग्रेस का साथ दे तो इसमें हमारी गलती क्या है? ये तो सरकारों को तोड़ने वाली पार्टी है। गलती की कोई बात ही नहीं, गलती का कोई सवाल नहीं है। मेरे को बताइए कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इतना भरोसा दिलाती हैं कि आप ही जीतेंगे, आपकी संख्या बड़ी होगी? क्या आपके संगठन की सक्रियता और लोगों पर उसकी पकड़, या सरकार का कामकाज? और जो आप बोले उसको थोड़ा सा मुझे तथ्य भी दीजिएगा कि ये इस तरह से प्रमाणित होता है। बोलिए। इंदिरा रसोई हमने दी 8 रुपए में भरपेट भोजन बैठा करके करने की कल्पना केवल जननायक अशोक गहलोत कर सकते हैं। लोगों के कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम अशोक गहलोत कर सकते हैं। मतदाता जागरूक है, उनको मालूम है कि सरकार होगी, अगर हमारा निकाय बनेगा, कांग्रेस का बहुमत होगा तो हमारे यहाँ सीवर लाइन डलेगी, सड़क का निर्माण होगा, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी। ये जनता है, सब जानती है, क्योंकि सरकार आपकी। सरकार का फायदा भी होता है। सरकार का फायदा इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान के करोड़ों लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये वाक्य था हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। कोरोना काल की इस महामारी में राजस्थान ने दुनिया में नहीं,
हमारा नाम रोशन किया। अशोक गहलोत की सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। जो संसाधन लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस के सरकार ने, हमारे संगठन के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया, उसी का नतीजा है कि 90 नगर निकाय में भी हम कांग्रेस को बढ़त हासिल करके रहेंगे। ठीक है मित्तल साहब, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है तो उसी को ये तोहमत झेलनी पड़ रही है कि आपको सत्ता के सहारे भी तो कुछ जगह बोर्ड बनाने का मौका मिलता है। जब भाजपा थी सरकार में तब प्रो गवर्नमेंट नतीजे थे, आज भी प्रो गवर्नमेंट नतीजे अक्सर होता है, ये सामान्य चलन बन गया है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मतदाता इतना चतुर हो गया है कि वो जानता है कि मैं अगर विपक्ष की तरफ जाऊँगा तो मुझे क्या हासिल होगा, जो सरकार में बैठा है उसकी तरफ चलो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सरकार का कुछ प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन इस ट्रेंड को एक तटस्थ तरीके से अगर हम देखें तो इसको कैसे देखते हैं आप मित्तल साहब? नहीं, ये भी नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो राज्य सरकार होती है उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में हो और चाहे वो कांग्रेस की स्थिति में हो। अब चूंकि मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, तो हमने देखा कि जो 50 निगमों, पहले स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए थे उसमें भले ही चाहे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन जोड़ तोड़ करके उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में निकायों के अंदर अपना बोर्ड बनाया है। और इस बार 90 जो निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, मेरा ये मानना है उसमें भी वही फार्मूला अपनाया जाएगा जो पिछले 50 निकायों के चुनाव में अपनाया गया था। अब जो मेरा ऐसा मानना ये भी है कि जो 90 निकायों के जो परिणाम 31 जनवरी को सामने आएंगे उसमें निर्दलीयों की भूमिका बहुत होगी। आज हमने मतदान के दौरान जिस प्रकार देखा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है ना, तो उसका कारण ये रहा है कि जो हर वार्डों के अंदर जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपनी ताकत लगाई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने लगाई, कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी लगाई, और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपनी ताकत लगाई। उसी का परिणाम ये रहा है कि आज मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। मैं आपको अजमेर के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि चूंकि पूरे 90 निकायों में से अजमेर नगर निगम ऐसा है जहां पर निगम के चुनाव यहां हो रहे हैं, तो अजमेर नगर निगम के अंदर 66% मतदान हुआ है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का जो ब्लॉक स्तर का ढांचा था वो नहीं है, जिला स्तर का ढांचा संगठनात्मक था वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको संगठनात्मक दृष्टि से कमजोरी स्थिति का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत जो है वो ज्यादा है। कई वार्डों के अंदर, अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार से ही मुकाबला करना पड़ रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां सामने आई हैं वो, और इसके अंदर एक कारण और रहा है कि हमने देखा कि 7 मंत्री जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ में 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनके जो निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके अंदर उनके चुनाव रहे। मैं आपको अजमेर का उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से रघु शर्मा जो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, वो यहाँ के विधायक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मतदान केकड़ी नगर पालिका में हुआ है उसका मतदान का प्रतिशत जेपी जी 80% रहा है, और जो केकड़ी के अंदर ही सरवाड़ नगर पालिका आती है उसके अंदर 88% मतदान का प्रतिशत रहा है। तो स्वाभाविक है कि मंत्रियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई है जिसके कारण ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मुकेश पारिक साहब, इन पर तो सवाल बनता ही है। आर तिवारी जी से तो मैंने सवाल किया ही कि संगठन के मोर्चे पे इन्होंने उपलब्धियां गिनाई, लेकिन कुछ दिन पहले तक संगठन की क्या स्थिति थी ये आप लोग तो बार बार आरोप लगाते ही थे। आम लोगों में भी खबरें ये थी कि संगठन में खींचतान है। जब ग्रामीण इलाकों के नतीजे आए थे, जिला परिषदों के, पंचायतों के नतीजे आए थे, तब कांग्रेस ने यह कहा था कि कोरोना की वजह से हम बहुत बेहतर काम, चूंकि आप पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में नहीं दे पाए, वो भी एक बड़ा कारण रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी कि सरकार का और संगठन का कामकाज निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ है। लेकिन ठीक यही स्थितियां, दिलचस्प बात है, ठीक यही स्थिति विपक्ष के साथ भी हैं। आपकी पार्टी में भी मतभेद के, खींचतान के आरोप लगातार चल रहे हैं और पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं। जब से आप सत्ता में थे तब से चल रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसा कोई बड़ा आंदोलन मुझे आप गिनाएं इस बहस में जिसको आपने पिछले 2 साल में खड़ा किया। जी,
पहले मैं थोड़ा सा एक आर तिवारी जी की ने जो अभी भाषण रूप में आपकी बातों का जवाब दिया, एक उसमें से एक दो पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा। आपने उनसे उपलब्धियां पूछी, उन्होंने उपलब्धि के नाम पर सिर्फ एक उपलब्धि आपको बताई, इंदिरा रसोई योजना। आपको पता है ये अन्नपूर्णा जो योजना थी, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने चलाई थी, उसको 1.5 साल तक बंद रखे और उसका नाम बदल के इन्होंने योजना चलाई। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण उसकी कुछ हुआ उसकी खामोश थे। आप इस बहस में बात बोल रहे हैं, आप पब्लिक डोमेन में क्यों खामोश हैं? बात तो सुनिए, मैं कंप्लीट कर दूं, मैं पहले कंप्लीट कर दूं। तो अव्यवस्थाओं का आलम ये था कि जो इन्होंने अभी मेयर बनाई है मुनीश गुजर हेरिटेज में, उसने 3 बार दौरा किया और तीनों जगह उनको अव्यवस्था पाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुनीश गुजर का स्टेटमेंट है। तो ये तो इनकी इंदिरा रसोई है, एक उपलब्धि बताए, उस उपलब्धि का भी ये हाल है। अब आप आइए हमारी विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी में कोई ना तो खींचतान है, न कोई मतभेद है। अरे पूरा देश और प्रदेश जानता है मुकेश जी, आपके यहाँ तो 4 मुख्यमंत्री की दावेदारी है। चुनाव आएंगे 3 साल बाद और हर आदमी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है। अभी आपकी कोर कमेटी की मीटिंग में वसुंधरा जी नहीं आए, गुलाब चंद कटारिया जी नहीं आए। आप अपना घर तो संभालो, हमारी बात तो बाद में करना। देखिए, आप बीच में बोल के वो नहीं, तथ्य नहीं है, इसलिए आपको बीच में बोलना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। लेकिन देखिए वास्तविकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। अभी ये यही जो बात बोल रहे हैं उसका भी पहले जवाब दे दूं। ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ 4 मुख्यमंत्री है। अरे आपके तो 2 मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। आप उसमें कोरोना काल में भी आपको होटल में रहना पड़ा। आप ऐसी बातें मत करिए बिना। अरे वो तो आप लोगों के कारण से हुआ, खरीद रहे थे ना आप, पूरे देश में खरीदने की बड़ी पार्टी देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। चुनी हुई सरकारों को गिराने का ही है ये नतीजा कि नगर निगम के चुनाव में आप पराजित हुए पहले और आज फिर पराजित हो जाओगे। जब हम बोलते थे तो आप लोग समझते नहीं थे। हमने तो बार बार चेताया कि कांग्रेस के अंदर 2 पावर सेंटर है, इनके यहाँ मतभेद है। हमारे यहाँ कोई पावर सेंटर नहीं है, 1 पावर सेंटर है, जनप्रिय नेता अशोक गहलोत का है। हम सब सरकारी नेता हैं। आप कैसी बातें करते हैं तथ्यहीन। आपके पास उपलब्धि गिनाने के नाम पर इंदिरा रसोई योजना, उसकी भी राजस्थान की राजधानी का कायाकल्प कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुआ है। मैं दावे से कह रहा हूँ, निगम आपके पास में था। पिछले नगर निगम में आपने जयपुर को क्या उपलब्धि दे दी? पहली बार जयपुर में बहुमत के आधार पर जनता ने हेरिटेज में कांग्रेस का निगम बनाया। ऐसे मित्तल साहब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे मित्तल साहब जयपुर में जब आपकी सरकारें और देखिए जिस वक्त ये वोट आज गिर रहे हैं उस वक्त एक मिनट सर, आप सर एक मिनट आप दोनों प्लीज सुनिए। जिस वक्त वोट लोगों ने आज वोट डाले हैं तो उससे एक दिन पहले कल दिल्ली में परसों 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, क्या उसका असर भी लोगों के दिमाग पर है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि एक ये कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का कोर वर्ग है और उसका हित प्रभावित हो रहा है इन नए कृषि कानूनों से, तो वो हो सकता है कि अपनी रिलक्टेंस इन चुनाव में दिखाए। मित्तल साहब। नहीं जेपी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। ये बात बिल्कुल सही है। कल जो भी कुछ दिल्ली में उपद्रव हुआ, जो अराजकता हमको देखने को मिली, मेरा ऐसा मानना है कि शहरी चुनाव है ये और इसके अंदर इसका जरूर असर पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मतदाता के मन में जो दिल्ली की जो है जो स्थिति कल की रही, जब उसने आज ईवीएम मशीन का बटन दबाया होगा तब उसके दिमाग में वो बात सारी रही होगी। तो इसके अंदर ये देखना पड़ेगा 31 जनवरी को कि ये किसके लिए नुकसानदेह है। मैं जेपी जी राजस्थान के संदर्भ में एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो 90 निकायों का चुनाव है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। हम अभी देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने बाद ही राजस्थान के 4 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ये जो 31 जनवरी को जो परिणाम आएगा इसका असर उन 4 विधानसभा के उपचुनावों के परिणामों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। इससे समझाओ विन ग्रिप। काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए
स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं,